हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पर देख रहे हैं एमपीपीएससी के 1990 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यहाँ सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर है और ये हमारा यहाँ पर जो सीरीज है ना, तो ये 3rd वीडियो है इसका। तो यहाँ पर हम आईएमपी क्वेश्चन भी देखते हैं, यानी जो अभी तक पूछे गए हैं 1990 से लेकर, और पूरे टॉपिक वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो क्वेश्चन के साथ में हम आईएमपी कुछ फैक्ट की भी बात करेंगे, जो अब किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, देखिए हमने यहाँ से फर्स्ट से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारा 61वां क्वेश्चन है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते चलूँगा और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो अगर राज्यसभा में अगर सरकार पराजित हो जाती है, ना तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, ना संसद भंग होगी, ना राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्योंकि जो सरकार होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो राज्यसभा के भंग होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। अब ये 2010 का क्वेश्चन है। उस टाइम हामिद अंसारी यहाँ पर राज्यसभा के सभापति थे, और अभी वर्तमान की हम बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू, ठीक है। तो आप याद रखोगे ये। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में के मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और लास्ट स्टेटमेंट है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमारा स्टेटमेंट सही है, और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो किस प्रकार गलत है। क्योंकि जो अभ्यर्थी होता है वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत हो सकता है। हाँ, यहाँ वाली व्यवस्था थी पहले कि उसी राज्य से पंजीकृत होना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था थी ये 2003 के पहले थी। 2003 से अभी तक किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से आप पंजीकृत हो तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। देखिए इसकी निश्चित सदस्य संख्या है 250, ठीक है। अब इसमें से 238 सदस्य जो रहते हैं वो कहाँ से, जो राज्य होते हैं, राज्य है ना, वो कहाँ से आएंगे? राज्य और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी ये संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में जो 12 सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और वर्तमान के सदस्य संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245 यहाँ पर सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वहाँ बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहते हैं। यानी कितने दिन से अगर अनुपस्थित है तो वो उसकी सदस्य संख्या समाप्त की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 60 दिन, है ना। तो दिन माह में कन्फ्यूज नहीं होना है, 2 माह भी कह सकते हैं और मिनिमम 60 दिन। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है। देखिए जो कानूनी विधेयक या किसी भी प्रकार का जो सामान्य विधेयक होता है वो संसद के किसी भी पटल पर यहाँ पर रखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों धन विधेयक की। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है ना, यानी लोकसभा के ही पटल पर रखा जा सकता है। यानी उसकी जो शुरुआत है वो वहीं से होगी, बाकी राज्यसभा में भी भेजा जाता है लोकसभा में पारित होने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है, सिर्फ वो सुझाव दे सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा में। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो ये किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है दोस्तों। 2012 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का सचिवालय है, तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो है सरकार से स्वतंत्र, है ना, सरकार से स्वतंत्र है, यानी यहाँ अपने जो निर्णय है वो स्वयं ले सकता है। नेक्स्ट है कि संसद की लोकसभा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर हम सारे कार्य देख लेते हैं। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, जो शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, है ना, यानी कितना धन खर्च हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर लोक लेखा समिति के द्वारा रखी जाती है। अब लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या होता है
इसमें जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्य संख्या होती है 22, जिसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा से इसमें कितने आते हैं, 7 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर तिथि भी पूछ ली जाती है, तो ये 28 जनवरी 1950 में हुआ था, है ना। तो इस प्रकार के देखिए उद्घाटन का भी पूछ लिया गया है, यानी कि टफनेस लेवल थोड़ा यहाँ पर बढ़ता जाता है, यानी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं टफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो ये किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो ये हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर यहाँ पर हटाए जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति किस प्रकार हटाता है, यदि साबित कदाचार या उसमें असमर्थता है तो उस प्रकार यहाँ पर हटाया जाता है, यानी उसमें कुछ या तो फिर उस पर किसी मतलब वो असमर्थ हो, है ना, या फिर उस पर किसी ने कदाचार आरोपित किया हो, यानी कि किसी ने आरोपित किया हो, जैसे कि किसी भी प्रकार का केस, या फिर बताया गया हो कि इन्होंने जो फैसला दिया है वो गलत है, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संविधान का रक्षक। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे 2010, 15 और 2016 यानी 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यानी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो ये भारतीय संविधान का संरक्षक या रक्षक कौन होता है, तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट यानी वकील होना चाहिए। तो उसे कम से कम होना चाहिए कितने दोस्तों, 10, यानी 10 वर्ष उसे यहाँ पर होना चाहिए, और अनुच्छेद 124 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो ये इसका जो अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम टॉपिक वाइज से चल रहे हैं। अभी आपने 4 से 5 पिछले जो क्वेश्चन देखे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से ही हैं। तो यहाँ पर मैंने संविधान के तो लिए हैं, यानी हम सब्जेक्ट वाइज भी चल रहे हैं और टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL यानी 2013 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो यानी जनहित याचिका होती है, और ये जो उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, तो दोनों में कहीं भी प्रस्तुत की जा सकती है। आप चाहे तो हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। 2006 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल, ठीक है। बाकी सभी का कार्य यहाँ पर कार्यकाल निर्धारित है। अब राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 156 के तहत, और क्योंकि ये क्या होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, या फिर प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। 1993 का ये क्वेश्चन है। तो ये केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो राज्य में जो धन विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 171, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कुल संख्या होती है, यानी जो विधानसभा की जो कुल संख्या होती है, राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए जो भी विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है। और एक कंडीशन इसमें यह भी है कि जो 40 सदस्य हों, 40 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। और अभी आप मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि अभी वर्तमान में भारत में कितनी विधान परिषद यानी कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे।
नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। 1997 का ये क्वेश्चन है। तो इनकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है यहाँ पर 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का सदस्य के लिए यहाँ पर कितनी है 25 वर्ष। और दोस्तों बात की जाए कि जो विधान परिषद होती है, ठीक है, विधान परिषद की यहाँ पर होती है 30 वर्ष। यानी जो विधान परिषद होती है वो राज्यसभा के समकक्ष है और जो विधानसभा है वो लोकसभा के समकक्ष है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। 2003 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रह सकता है 6 माह तक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। 2002 का ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, राज्य में राज्यपाल देगा और केंद्र में राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट है कि 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। 2005 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि ये मतलब देखिए 2005 में पूछा गया था और 1992 की घटना पूछी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो बिहार की विधानसभा थी वो यहाँ पर बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी। इसका एक प्रमुख कारण ये था कि जब उस टाइम यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था और राष्ट्रपति शासन जब लागू है तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद अपना कार्य नहीं करती है। अब नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये आप सभी को पता है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये यूपी की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। यानी भारत की भी पहली मुख्यमंत्री है महिला और यूपी की भी। नेक्स्ट है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर हो रही है, यानी हाई कोर्ट, यानी 62 वर्ष। और अभी एक चीज़ इसमें और है कि जो 65 वर्ष करने के लिए जो संविधान का अनुच्छेद है 114वां। ठीक है, 114वां अनुच्छेद है यहाँ पर, संविधान का 114वां अनुच्छेद है। तो इसमें संविधान संशोधन विधेयक अभी संसद में विचाराधीन है। यानी अभी आप सोचोगे कि जो संशोधन हुए हैं वो तो यहाँ पर कितने हुए हैं, अभी तक संशोधन कितने हो चुके हैं। अभी तक 104 संशोधन यहाँ पर हो चुके हैं। तो अभी ये 114वां मतलब अभी ये पेंडिंग में है। ठीक है, यानी कि 114वां विधेयक आ चुका है। देखिए जितने भी संसद में जाते हैं तो सारे तो पास हो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो क्रमांक क्या है लगातार चलता रहता है। यानी अब 114वां ये था और जो पास हो जाते हैं तो वो वहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक बन जाते हैं। यानी 104 अभी तक पास हो चुके हैं और बाकी के कुछ पास नहीं हुए, तो इनकी संख्या तो लगातार वैसी ही चलती जाती है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। 1999 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी देखिए, जब उस टाइम ये था तो उस टाइम यहाँ पर शायद इसकी जो संख्या थी वो कितनी यहाँ पर 10 थी, है ना, 10 या 8 रही होगी। बाकी अभी वर्तमान की हम बात की जाए तो अभी 15वां वित्त आयोग यहाँ पर चलता है, जिसने 2020 से यहाँ पर इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये दिया था MV माथुर ने दिया था। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 2004 का ये क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और उसके बाद अभी जैसे कि अभी 2015 में इसे योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा बना दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, नीति आयोग, और 2015 से इसे बनाया गया है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो करंट में प्रधानमंत्री है वो इनके अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। ये 2016 का ही क्वेश्चन है। तो सभी को पता है नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी उस टाइम क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अब देखेंगे हम, ये हमारा ये जो है ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप बता सकते हो, और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग चल रही है।